नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 25 दिसंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, अधिनियम के तहत ये अनिवार्य है कि गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर के ग्रेड में कम से कम 25% सीटें आरक्षित करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2002 में 86 अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा के अधिकार को लोगों के मौलिक अधिकार के रूप में बदला गया और यहाँ पर इसी संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A को डाला गया, जिसने राइट टू एजुकेशन को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया। इसके बाद 2006 में 93 अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 को सम्मिलित किया गया और यहाँ पर यह कहा गया कि राज्य सभी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इन संस्थानों में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान शामिल नहीं है, यानी कि उनको छोड़ करके सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, यानी कि राज्य ऐसा कर सकते हैं। और इसी के बाद सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद से पारित किया गया और इस अधिनियम की धारा 12(1)(c) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चे के प्रवेश के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में सीटों के 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि गैर सहायता प्राप्त स्कूल भी यहाँ पर शामिल हैं, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। यहाँ पर आपको गैर अल्पसंख्यक और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को लेकर के ही थोड़ा बहुत डाउट हो सकता था, जिसको कि यहाँ पर मैंने दूर करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, 1993 में उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि शिक्षा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ये ध्यान में रखना है कि 1993 में उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह साफ कहा गया कि शिक्षा का अधिकार भी खास करके बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार होता है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, तपस मजुमदार समिति 1999 गठित की गई थी जिसने अनुच्छेद 21A को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो यहाँ पर 1993 के उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का जो मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहले ही ये कहा जा चुका था कि शिक्षा भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद तपस मजुमदार समिति गठित की गई 1999 में, जिसने कि शिक्षा के अधिकार को हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने की अनुशंसा की और इन्हीं के अनुशंसा पर हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A को ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है, यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पर जिसको कि आप रिवाइज जरूर कर लेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसका शीर्षक है, नो एग्जेप्शन फॉर EWS एडमिशन इन प्राइवेट स्कूल। और यहाँ पर दिल्ली के स्कूलों को लेकर के ये बातें कही गई हैं और यहाँ पर कहा गया है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो 25% सीट EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है, उन सभी सीटों को इन प्राइवेट स्कूलों को भरना ही होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं।
यहाँ पर पहला कथन है, यह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। तो यहाँ पर यह बात पूरी तरीके से सही है। यह नासा के द्वारा छोड़ा गया अब तक का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। आइए देख लेते हैं कथन 2 को। कथन 2 है, इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी ही माना जाता है और यह इसके द्वारा की जा रही खोजों का विस्तार करेगा और उन्हें पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। हबल टेलीस्कोप को 1990 के दौरान ही छोड़ा गया था। यह स्पेस में तभी से काम कर रहा है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इसका उत्तराधिकारी माना जा रहा है और जो खोज इसके द्वारा किए जा रहे थे वह उनको और आगे बढ़ाएगा। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, ये डार्क एनर्जी, गैलेक्सी फॉर्मेशन, तारों का जीवन चक्र आदि कई जटिल विषयों के बारे में बारीक जानकारी इकट्ठा करेगा। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है, यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एप्लीकेशन एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से गलत है। हमने पहले कथन में ही देखा कि यह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के द्वारा छोड़ा जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार और इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, जिसका शीर्षक है, हाउ वेब टेलीस्कोप विल सीक टू अनलॉक यूनिवर्स सीक्रेट। और यहाँ पर इसी को लेकर के चर्चा की गई है कि आखिर इस टेलीस्कोप का उद्देश्य क्या है, जिसको कि आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। उन्होंने 250 उम्मीदवारों में से 11वां स्थान प्राप्त करते हुए आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रशिक्षण के लिए किंग्स कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन जानबूझकर विलंब से पहुंचने के कारण परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए, क्योंकि उन्हें आईसीएस में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह 1893 में बड़ौदा सेवा में शामिल हुए। उन्होंने गायकवाड़ के महाराजा को व्याकरण पढ़ाने और उनके लिए भाषाओं की रचना करने जैसे काम भी किए। 1905 में उन्होंने वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी अखबार प्रारंभ किया। उपयुक्त परिच्छेद में वह कौन है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे चर्चा हो रही है श्री अरविंदो घोष की। और यहाँ पर ये जो कथन है कि उन्होंने 250 उम्मीदवारों में से 11वां स्थान प्राप्त करते हुए आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर श्री अरविंदो घोष की चर्चा हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये कथन है कि 1905 में उन्होंने वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी अखबार प्रारंभ किया, इससे भी श्री अरविंदो घोष का पता चलता है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंदो घोष। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसमें यह बताया गया है कि श्री अरविंदो के 150वीं जन्म दिवस को मनाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा एक कमेटी का गठन हुआ है और यहाँ पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उस कमेटी के मेंबर्स की पहली बैठक यहाँ पर हुई है। आपको यह ध्यान में रखना है कि इस कमेटी में 53 मेंबर हैं और यहाँ पर कई जाने मानी हस्तियां शामिल हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एजी देवगौड़ा जैसे लोग शामिल हैं और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्यपाल और चौथा है भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है और यहाँ पर यह साफ साफ कहा गया है कि निर्वाचन आयोग लोकसभा का चुनाव कराएगा। इसके साथ साथ राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसका भी संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्यों में पंचायत के चुनाव और नगर निगमों के चुनावों को आयोजित किया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए।
और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है और यहाँ पर ये कहा गया है कि कोरोना की जो स्थिति है उसको लेकर के जो खबरें आ रहे हैं उसके आधार पर जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि चुनाव आयोग को यूपी के इलेक्शन को थोड़ी दिनों के लिए टाल देना चाहिए, उसको लेकर के जो फैसला है वह इलेक्शन कमीशन के द्वारा आने वाले सप्ताहों में लिया जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 153 के अनुसार चुनाव आयोग जिन कारणों से वह सहमत है उन कारणों को आधार बना करके अपनी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करके किसी भी चुनाव को पूरा करने के लिए जो समय वह तय करता है उसे बढ़ा सकता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अभी चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी राज्य के लिए चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, पेट्रोलियम और नियामक बोर्ड यानी कि पीएनजीआरबी भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला नियामक निकाय है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा स्थापित पहला स्वतंत्र नियामक निकाय था और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, पीएनजीआरबी के कार्यों में से एक गैस के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, पीएनजीआरबी के निर्णयों के खिलाफ अपील विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के पास की जाती है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 30(1) में यह कहा गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 110 के तहत स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण होगा। यानी कि यहां पर जो बात कही जा रही है कि पीएनजीआरबी के निर्णयों के खिलाफ अगर आपको कोई अपील करनी है तो आपको यह अपील विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के पास जाकर करनी होगी। यह बात पूरी तरीके से सही है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा कथन है वो सही है और इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं टोकनाइजेशन के ऊपर और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जहां पर इसको लेकर के सारी बातों को क्लियर किया गया है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये टोकनाइजेशन क्या होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि सितंबर 2021 में आरबीआई के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें कहा गया कि व्यापारियों के द्वारा 1 जनवरी 2022 से अपने सर्वर पर ग्राहकों के कार्ड का विवरण संग्रहित नहीं किया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन खरीदारी के लिए आप सभी अपने कार्ड का विवरण, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, उसका विवरण उस वेबसाइट के सर्वर पर स्टोर करते हैं जिससे कि आपके डाटा का लीक होने की संभावना होती है। और उसी को देखते हुए आरबीआई के द्वारा यह कहा गया कि कोई भी मर्चेंट अपने सर्वर पर ग्राहक के कार्ड का विवरण संग्रहित नहीं करेगा और यहां पर इसके बदले कार्ड ऑन फाइल यानी कि COF टोकन को अपनाने को अनिवार्य कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, टोकनाइजेशन के तहत ग्राहक के कार्ड की वास्तविक डिटेल को एक यूनिक कोड यानी कि टोकन में बदल दिया जाता है और इस टोकन का इस्तेमाल करके ग्राहक थर्ड पार्टी ऐप या पॉइंट ऑफ सेल पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने कार्ड का डिटेल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो यूनिक कोड आपको दिया जाएगा उसका उपयोग करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सेफ है। यह कैसे काम करेगा इसको लेकर के भी यहाँ पे चर्चा की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि यूजर को टोकन सिस्टम के लिए कार्ड प्रोवाइडर्स कंपनी से रिक्वेस्ट करना होगा। यानी कि अगर आप टोकन सिस्टम चाहते हैं तो आपको कार्ड प्रोवाइडर कंपनी से रिक्वेस्ट करना होगा जिसका कार्ड आपके पास है। इसके बाद यूजर के कार्ड की डिटेल्स, टोकन रिक्वेस्ट करने वाली कंपनी के डिटेल्स यानी कि जिस कंपनी के साथ आप पेमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी का डिटेल और यूजर डिवाइस के आइडेंटिफिकेशन से टोकन जनरेट होगा। टोकन जनरेट होने के बाद केवल उसी कंपनी के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं जिसके लिए आपने इस टोकन को जनरेट किया है और उसके बाद आप आसानी से उस कंपनी के साथ अगर कोई भी लेन देन करते हैं तो यहाँ पर अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं।
यहाँ पर अगर हम सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, टोकन व्यवस्था शुरू होने के बाद कार्ड धारक को अपने कार्ड का कोई भी डिटेल थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि उसके चोरी होने का डर भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पर आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई है और यहाँ पर आरबीआई के द्वारा इसे 1 जनवरी से लागू करना था, लेकिन आरबीआई के द्वारा यहाँ पर कुछ समय दिया गया है, इसे 6 महीने के लिए पोस्टपोन किया गया है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।